नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी फैसिनेटिंग और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। दोस्तों, बाहर से देखने पर अर्थ हमें एक सॉलिड और अनचेंजिंग स्फीयर की तरह दिखती है, लेकिन इसकी आउटर लेयर बिल्कुल स्टैटिक नहीं है। इसकी आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, दरअसल एक सिंगल अनब्रोकन पीस नहीं है। यहाँ लिथोस्फीयर कई बड़े और छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट आपस में जुड़कर ऐसे फिट होती हैं जैसे किसी जिक्शा पजल के पीसीज हों और मिलकर पूरे प्लेनेट की सरफेस को कवर करती हैं। अब लिथोस्फीयर को अगर डिटेल में देखें तो ये तीन मेजर कंपोनेंट से बनी होती है। पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स बनाती है। यह क्रस्ट ग्रेनाइट टाइप की रॉक से बना होता है, जो कि हल्की होती है और कम डेंस होती हैं, और इनकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक। डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर तैरती है और यही लैंड मास को सी लेवल से ऊपर उठाकर कॉन्टिनेंट्स बनाती है। दूसरा कंपोनेंट है ओशियनिक क्रस्ट। ये जो है ओशन फ्लोर्स बनाती है। इसका कंपोजिशन बेसाल्टिक रॉक से होता है, जो ग्रेनाइट की तुलना में डार्कर और डेंसर होते हैं। थिकनेस में ओशियनिक क्रस्ट बहुत पतली होती है, सिर्फ 5 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में। इसकी ज़्यादा डेंसिटी की वजह से ये नीचे बैठी रहती है और इसी कारण डीप ओशन बेसिन्स का निर्माण होता है। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है अपर रिजिड मेंटल। ये जो है दोनों क्रस्ट के नीचे मौजूद मेंटल का रिजिड पोर्शन है। ये हार्ड और सॉलिड होता है और क्रस्ट के साथ स्ट्रांगली जुड़ा रहता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट और रिजिड मेंटल, इन तीनों को मिलाकर लिथोस्फीयर बनती है, जिसकी जो एवरेज थिकनेस है वो 100 किलोमीटर होती है। लिथोस्फीयर जो स्ट्रॉन्ग और सॉलिड होती है, लेकिन ये कई पीसीस, जिनको हम प्लेट्स बोलते हैं, उनके अंदर डिवाइडेड होती है। अब लिथोस्फीयर के नीचे आती है एक बहुत ही स्पेशल लेयर, जिसको बोला जाता है एस्थिनोस्फीयर। ये भी अपर मेंटल का हिस्सा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। लिथोस्फीयर की तरह ये रिजिड नहीं है। एस्थिनोस्फीयर सॉफ्ट और मैकेनिकली वीक है। ये फुली लिक्विड नहीं है, लेकिन यहाँ की रॉक्स इतनी हॉट हैं कि लॉन्ग पीरियड्स में ये स्लोली फ्लो कर सकती हैं। इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे गर्म टार या सॉफ्ट प्लास्टिक। देखने में तो सॉलिड है, लेकिन प्रेशर में धीरे धीरे बेंड होकर फ्लो करती है। यही जो प्रॉपर्टी है लिथोस्फीयर को मूव कराने की कैपेबिलिटी रखती है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स इसी सॉफ्ट एस्थिनोस्फीयर पर फ्लोट करती हैं और धीरे धीरे मूव करती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ये मूवमेंट कितना होता है। प्लेट्स का मोशन बहुत स्लो है, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स पर ईयर। एग्जाम्पल के लिए, ये स्पीड हमारी फिंगर नेल्स की ग्रोथ जितनी है। लेकिन जब यही प्रोसेस लाखों और करोड़ों साल तक चलता है तो इसका इफेक्ट ड्रामेटिक हो जाता है। यही मूवमेंट ओशन को खोलता है और एक्सपेंड करता है। यही जो है कोलिजन करके हिमालय जैसे विशाल माउंटेन्स का निर्माण करता है, और यही जो है कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कराता है, और कभी उन्हें सुपर कॉन्टिनेंट्स में यूनाइट करा देता है तो कभी उन्हें तोड़कर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बदल देता है। दोस्तों, अल्फ्रेड वैगनार ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। इन सब को हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और अर्थ का जो इंटीरियर है उसको भी हमने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। दोस्तों, वैगनार ने बताया था कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं, लेकिन वो ड्राइविंग फोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके बाद 1960 के अंदर आती हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसको भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। हैरी हेस ने बताया था कि मिड ओशन रिजिस पर नए ओशनिक क्रस्ट बनते हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने इन दोनों कंसेप्ट्स को यूनिफाई किया। इसने बताया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं क्योंकि वे मूविंग प्लेट्स पर सवार हैं, और ओशन जो है एक्सपेंड या श्रिंक होते हैं डिपेंडिंग ऑन प्लेट्स की मूवमेंट। तो दोस्तों, मेन पॉइंट ये है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जियोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिफाइंग थ्योरी है। यह हमें एक सिंगल फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन करती है कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वोल्केनोज कहाँ इरप्ट होते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ओशन कैसे एक्सपेंड या श्रिंक करते हैं, और कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव करते हैं। यानी अर्थ की आउटर शेल रिजिड होते हुए भी डायनेमिक है, और यही डायनेमिज्म हमारी पूरी प्लेनेट की ज्योग्राफी को शेप करता है। दोस्तों, अब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के सेकंड इंपॉर्टेंट पहलू की बात करेंगे, यानी कि फोर्स दैट मूव्स द प्लेट्स। हमने समझा कि लिथोस्फेरिक प्लेट रिजिड होते हुए भी मूव करती हैं, लेकिन ये प्लेट्स अपने आप से नहीं हिलती। इनके पीछे बहुत शक्तिशाली फोर्सेस काम करते हैं, जो धरती के अंदर जनरेट होते हैं। इन्हीं फोर्सेस का मूल सोर्स है अर्थ कोर से आने वाली इमेंस हीट। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये फोर्सेस प्लेट्स को कैसे पुश और पुल करती हैं। सबसे पहले आते हैं मेंटल कन्वेंशन करंट पर। दोस्तों, अर्थ का कोर बहुत ज़्यादा हॉट है। ये हीट धीरे धीरे मेंटल रॉक्स को गर्म करती है, खासकर उन रॉक्स को जो मेंटल के बॉटम पर होते हैं।
जब कोई रॉक हीट अब्जॉर्व करता है तो वह लाइटर हो जाता है और ऊपर की ओर उठने लगता है। यही प्रोसेस मेंटल में भी होता है। हॉट मेंटल रॉक ऊपर उठता है और जब लिथोस्फीयर के पास पहुंचता है तो वहां पे ये साइड वे फैलने लग जाता है। हीट को लॉस करने के बाद ये जो है डेंस हो जाता है और धीरे धीरे वापस नीचे सिंक करने लग जाता है। ये राइजिंग और सिंकिंग लगातार चलती रहती है और इस तरह मेंटल के अंदर कन्वेंशन करंट्स बनते हैं। इन्हीं कन्वेंशन करंट को आप एक तरह की जाइंट कन्वेयर बेल्ट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये नीचे से प्लेट्स को ड्रैग करते हैं और उन्हें मूव कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मिड अटलांटिक रीज पर यही कन्वेंशन करंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही रीजन है कि नॉर्थ अमेरिका धीरे धीरे यूरोप और अफ्रीका से दूर जा रहा है। दोस्तों अब देखते हैं रिज पुश को। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं जैसे मिड ओशनिक रिजेस पर, तो मेंटल से हॉट मैग्मा ऊपर उठकर गैप को फिल करता है। ये मैग्मा सरफेस पर आते ही ठंडा हो जाता है और जो न्यू ओशनिक क्रस्ट है वो बनाता है। ये जो नया क्रस्ट है हॉट और लेस डेंस होता है, इसलिए ये थोड़ा ऊंचाई पर जाके सेटल हो जाता है, यानी ओल्डर क्रस्ट की तुलना में हायर पोजीशन पर होता है। अब ग्रेविटी का जो रोल है वो शुरू होता है। यह नई क्रस्ट को धीरे धीरे स्लोप पर नीचे की तरफ स्लाइड करवाने लग जाता है। जब ये स्लाइड करती है तो अपने साथ बाकी प्लेट को भी जेंटली पुश करती है। यही प्रोसेस कहलाती है रिज पुश। यह लगातार प्लेट्स को अलग करने में मदद करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज, जहां रिज पुश अटलांटिक ओशन को हर साल थोड़ा थोड़ा और चौड़ा कर रहा है। अब दोस्तों आते हैं सबसे पावरफुल फोर्स पर, जिसे कहते हैं स्लैब पुल। दोस्तों ओशनिक प्लेट जब नई होती हैं तो ये रिलेटिवली लाइट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती हैं ये कूल होकर बहुत डेंस और हैवी हो जाती हैं। जब यह प्लेट किसी कन्वर्जेंट बाउंड्री पर पहुंचती हैं तो इसकी बाहरी एज मेंटल के अंदर सिंक करने लग जाती है। इसी सिंकिंग प्रोसेस को हम कहते हैं सबडक्शन। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्लेट्स का एक हिस्सा मेंटल के अंदर खींचा जाता है तो वह पीछे के हिस्से को भी साथ में खींच ले जाती है। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे एक लंबी रस्सी जो है टेबल से बाहर लटकी हुई है। जैसे ही उसका एक एज नीचे गिरता है वह पूरी रस्सी को अपने साथ नीचे खींच ले जाता है। यही जो है स्लैब पुल का मैकेनिज्म है। इसे प्लेट्स की मूवमेंट ड्राइव करने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए पैसिफिक ओशन लगातार श्रिंक हो रहा है क्योंकि इसकी ओशनिक प्लेट्स आसपास की कॉन्टिनेंट प्लेट्स के नीचे सबडक्ट हो रही हैं। अगर दोस्तों हम इन तीनों फोर्सेस को एक साथ देखें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। मेंटल कन्वेंशन प्लेट्स को नीचे से ड्राइव करता है, रिज पुश नई क्रस्ट को स्लोप पर स्लाइड करके प्लेट्स को अलग करता है और स्लैब पुल प्लेट्स को मेंटल में खींचकर तेजी से मूव कराता है। यही तीनों फोर्सेस मिलकर एक्सप्लेन करते हैं कि प्लेट्स हमेशा मोशन में क्यों रहती हैं। कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कुछ कोलाइड कर रही हैं और कुछ जो है साइड में एक दूसरे को स्लाइड कर रही हैं। यानी अर्थ की आउटर शेल हमेशा डायनेमिक है और यही डायनेमिक नेचर हमारी प्लेनेट की ज्योग्राफी को शेप करता है। दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी जो है काफ़ी लेंदी है, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर केवल इतना ही देखेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।